अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज भारत के ही नहीं अपितु संसार के विख्यात उद्भट वैयाकरण और प्रसिद्ध लेखक नागेश भट्ट के ऊपर उनकी संक्षिप्त जीवनी, उनका संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हूँ। नागेश भट्ट का प्रादुर्भाव भट्टो दीक्षित और कौंड भट्ट के पश्चात व्याकरण दर्शन में इनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। यद्यपि मैं यह कहूँ कि नागेश भट्ट को यदि व्याकरण दर्शन के इस जगत से पृथक कर दिया जाए तो व्याकरण दर्शन शून्य सा पड़ जाएगा, क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य और कौंड भट्ट, उसके बाद भट्टोजी दीक्षित कौंड भट्ट और इनसे पूर्ववर्ती जो व्याकरण दर्शन के जरण वैयाकरण भर्तृहरि का वाक्यपदीय ग्रंथ, इन सब के उद्भव के बाद नागेश भट्ट इस व्याकरण दर्शन के गगन में चंद्र समान द्योतित होता हुआ दिखाई दे रहा है। नागेश भट्ट का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र के ऋग्वेद शाखा स्वाध्यायी, जो ऋग्वेद शाखा के स्वाध्यायी थे, ऐसे देशस्थ ब्राह्मण परिवार में नागेश भट्ट का जन्म हुआ था और व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में नागेश भट्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। और विशेष रूप से जैसा कि मैंने बताया था कि जो मुनि त्रय हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बाद इन सब के बाद महान वैयाकरण भर्तृहरि का ग्रंथ आता है और उसके पश्चात भट्टोजी दीक्षित और कौंड भट्ट के बाद संस्कृत व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में नागेश भट्ट चंद्र समान द्योतित हो रहा है, उद्भासित हो रहा है। और इनका जन्म ऋग्वेद शाखाध्यायी जो देशस्थ ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका सारा का सारा जीवन अधिकतर वाराणसी में ही, बनारस में ही इनका जीवन व्यतीत हुआ, क्योंकि वह अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके कारण से इनका अधिक समय वहीं व्यतीत हुआ। यद्यपि महाराष्ट्र में जन्मे अवश्य, और नागेश भट्ट की यह बड़ी विशेषता रही है कि अन्य संस्कृत के लेखकों की तरह इन्होंने अपना थोड़ा सा परिचय अवश्य दिया है। जैसे अन्य इनके पूर्ववर्ती संस्कृत के विद्वानों ने अपना परिचय नहीं देना पसंद किया और इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा प्रशस्त मार्ग को प्रशस्त किया है। इन्होंने संक्षिप्त परिचय अपने ग्रंथों के अंत में या ग्रंथों के प्रारंभ में उन्होंने थोड़ा बहुत इशारा किया है, संकेत किया है नागेश भट्ट ने, जिसके कारण पता चलता है कि नागेश भट्ट के इनके माता पिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और इनकी कौन कौन सी जो हैं अपनी रचनाओं के बारे में भी इन्होंने बताया। और इनके ही ग्रंथ से हमें अवगत होता है, पता चलता है कि परम लघु मंजूषा, जो इनका परम अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है परम लघु मंजूषा, तो उसके अंत में इन्होंने लिखा है कि इति श्री शिव भट्ट सुत सती देवी गर्भज नागेश भट्ट कृता परम लघु मंजूषा समाप्ता। इस प्रकार से इन्होंने संकेत किया है
परम लघु मंजूषा के अंतिम भाग में अंत में इन्होंने किया है, जिससे संकेत मिलता है कि इनकी जो माता थी उनका नाम सती देवी और पिता का नाम इनके पिता का नाम शिव भट्ट था। तो शिव भट्ट सुत कह करके इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है। इसका अर्थ यह है कि इनकी जो माता थी वह सती देवी थी और शिव भट्ट इनके पिता थे। और चूंकि भट्ट महाराष्ट्र में अधिक बहुतायत प्राप्त होते हैं और इससे पूर्व भी इनकी चर्चा मैंने की थी कि एक हंस भट्ट नाम के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं जो वेदांत दर्शन के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको जो पक्षधर मिश्र जो 90 न्याय के उद्भट मनीषी रहे हैं, उनके पिता को उन्होंने हराया था और हराने के बाद इनको बहुत पीड़ा हुई थी पक्षधर मिश्र को। तो पक्षधर मिश्र ने पूरी तैयारी के साथ, चूँकि उनके जन्म से पूर्व की कहानी है, उनके पिता हंस भट्ट से हार गए थे पुणे में, तो उन्होंने जब बड़े हुए तो इनकी माँ ने इतिहास बताया, जिसकी पर चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, विषयांतर न हो इसलिए इशारा कर रहा हूँ कि हंस भट्ट से इनका शास्त्रार्थ हुआ था और फिर पक्षधर मिश्र अपने पिता का प्रतिशोध लिया और शास्त्रार्थ के ही आधार पर लिया। इसकी चर्चा जहाँ की गई है, इससे सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र में भट्ट ब्राह्मण परिवार बहुतायत थे, वहाँ प्राप्त होते थे, मिलते थे। और यहाँ नागेश भट्ट, जिनका नाम नागोजी भट्ट के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो नागेश भट्ट का भी इनका महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपना परिचय यत्र तत्र देने का बहुत बढ़िया सुंदर प्रयास भी किया है इन्होंने। और नागेश भट्ट का विशेष रूप से इनका उद्भव ऐसे काल में हुआ जब व्याकरण दर्शन आकाश को स्पर्श कर रहा था, चरम पर था। व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में ग्रंथों की रचनाएं चल रही थी और विशेष रूप से जो कौंड भट्ट, इनके विशेष रूप से इनके पूर्ववर्ती कौंड भट्ट थे। कौंड भट्ट भी बहुत बड़े विद्वान थे। कौंड भट्ट के जो ग्रंथ हैं वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार, तो विशेष रूप से वैयाकरण भूषण सार का पूरा प्रभाव नागेश भट्ट पर है। कई वैयाकरण भूषण सार का इन्होंने पूर्ण रूप से अनुकरण किया और कई जगह तो पंक्ति के पंक्ति यथावत इन्होंने उद्धृत करते हुए इन्होंने उद्धृत किया है, जिससे दृष्टिगत होता है, इससे ज्ञात होता है कि वैयाकरण भूषण सार के जो रचयिता कौंड भट्ट थे उनका नागेश पर विषय प्रभाव था। नागेश के पूर्ववर्ती थे, अपने भरपूर आनंद लिया अपने पूर्ववर्ती का। और इससे स्पष्ट होता है कि नागेश भट्ट जो थे वो कौंड भट्ट के बाद में आए और उनके ये पूर्ववर्ती कौंड भट्ट थे। नागेश भट्ट पूर्ववर्ती हैं, इसके कारण से उन्होंने उनका काफ़ी सारा अनुसरण किया है और इनके बारे में खुद इन्होंने जहाँ तहाँ अपना परिचय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर एक पंक्ति जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके शब्देन्दु शेखर, इनके लघु शब्देन्दु शेखर में विशेष रूप से इन्होंने जो चर्चा की है कि उसमें चर्चा करते हुए बताते हैं कि पातंजले महाभाष्ये कृत भूरि परिश्रमः, यह जो पंक्ति है इनकी वह लघु शब्देन्दु शेखर की वह पंक्ति अत्यंत प्रसिद्धि पाई और लघु शब्देन्दु शेखर के प्रारंभिक श्लोक में ही है। लघु शब्देन्दु शेखर जो इनकी अपूर्व कृति है नागेश भट्ट की, तो उन्होंने प्रारंभिक श्लोक ही है जिसमें कहा है कि पातंजलि महाभाष्ये कृत भूरि परिश्रमः। इन्होंने स्वयं अपना परिचय दिया है कि महाभाष्य का इतना परिश्रम करके, कृत भूरि परिश्रमः, बहुत सारा परिश्रम किया इन्होंने, भूरि परिश्रम किया, अत्यंत परिश्रम किया, जिसके कारण से महाभाष्य को पढ़कर इन्होंने पूरा का पूरा ज्ञानार्जन किया,
जिसका प्रतिफल एक नहीं 47 इनके अलग अलग ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं, जिसकी मैं चर्चा करूंगा कि इनके 47 कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं, जिनमें बहुत सारे ग्रंथ का दर्शन होता है, जिसमें इनके ग्रंथों में केवल व्याकरण ही नहीं है, रामायण पर भी इन्होंने टीका लिखी है, इन्होंने तर्क भाषा पर भी टीका लिखी है, उसका मैं उद्धृत साथ साथ में करूंगा। और इनका समय क्या रहा होगा इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग हैं, और ख़ास करके जो पांडुरंग वामन काणे जो हैं, पीवी काणे, उन्होंने जैसा बताया है उसको देखते हुए जो उनकी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है, जिसका 5 खंडों में जिसे विभाजित किया गया है, 5 वॉल्यूम्स हैं, उसमें उसको टटोलने से अवगत होता है कि नागेश भट्ट का काल 17वीं शताब्दी के अंत में या 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण के मध्य में माना जा सकता है। इनको आलोडन विलोडन से यह ज्ञात होता है, अवगत होता है कि इनका समय 17वीं शताब्दी के अंतिम समय में या और 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण के मध्य में रहा होगा। इस प्रकार से इनकी काल के बारे में इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इनके विषय में कहा जाता है कि स्वयं ये बता रहे हैं, अपने ग्रंथ से में उद्धृत कर रहे हैं, लघु मंजूषा के अंत में कई बार, अपने ग्रंथ के अंत में कई बार प्रारंभ में बहुत कुछ बातें इन्होंने संकेत दे दिया है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत इनके बारे में पता लगता है कि उद्भट मनीषी जो नागेश भट्ट थे, जो निश्चित रूप से व्याकरण दर्शन के उद्भट थे, नागेश भट्ट, जिन्हें नागोजी भट्ट भी कहा जाता है, इन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया है लघु मंजूषा में, अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ के अंत में लिख रहे हैं कि याचका नाम कल्पतरो ऋणिक हुताशनात् श्रृंगवेर पुराधीशात राम तो लब्ध जीविकः। इन्होंने स्वयं संकेत दिया है कि ये कौन से राजा के समय में थे, और अधिकतर समय इनका बनारस में बीता, जैसा कि मैंने बताया था, और जन्म महाराष्ट्र में होता है, और ये ऋग्वेद शाखाध्यायी परिवार में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने स्वयं संकेत दिया है कि ऐसे राजा के ये संरक्षण में थे, नागेश भट्ट, जो आर्थिक रूप से ही नहीं हर दृष्टि से उनकी सहायता की, उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। और लघु मंजूषा के अंत का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि याचका नाम कल्पतरो लिख रहे हैं कि याचकों के लिए, मांगने वालों के लिए वे कल्पतरु, कल्प वृक्ष के समान थे। आर्थिक सहायता हो या किसी भी प्रकार का की सहायता हो संरक्षण में, वो उसी के संरक्षण में थे। और श्रृंगवेरपुर जो प्रयाग के नज़दीक में श्रृंगवेरपुर की, जिसकी चर्चा रामायण में हुई है कि निषाद राज गुह जो थे राम के मित्र भी थे, और उन्होंने काफ़ी सहायता भी, उन्होंने वनवास के समय में सहायक सिद्ध हुए थे। ऐसे वही श्रृंगवेरपुर जहाँ है, उस श्रृंगवेरपुर के राजा, तत्कालीन राजा जो नागेश भट्ट के काल में थे, उनका नाम ही था राम जी। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सहयोग किया उनको, और राम तो लब्ध जीविका कहा है। और राम जी जो थे वहाँ के राजा श्री राम ने उनकी भरपूर सहायता की, उनके उनके अध्यापन काल में, पुस्तक प्रकाशन में, चूँकि पुस्तक प्रकाशन करना अत्यंत कठिन काम होता था, कविता छपवाना, घर फूक तमाशा देखना है। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस तरह की अनुभूति की थी। रामधारी सिंह दिनकर को भी छपवाने में, पुस्तक छपवाने में अत्यंत पीड़ा रही होगी, जिसके कारण से ये बात उन्होंने कही थी। तो याचकों के लिए वो कल्प वृक्ष थे। और वहाँ के श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे, वो राजा श्री राम थे, और राम से लब्ध जीविका कहा है। उन्होंने जीविकोपार्जन उन्हीं के संरक्षण में, जो राम थे, राजा राम जी नाम ही था, श्री राम के नाम से ही यहाँ नाम भी उनका राजा का भी श्री राम है श्रृंगवेरपुर में। तो श्रृंगवेरपुर के राजा जो थे श्री राम, उन्होंने उनको भरपूर सहायता की, जिसके कारण ये सारा का सारा काव्य की जो रचना में हुई होगी उसका परिणाम यही था। और एक और
मैंने बताया था कि संस्कृत के अन्य कवि अपने परिचय नहीं कभी दिया करते थे। जैसे कालिदास जैसे भी कवि अपना परिचय कहीं भी नहीं दिया है। जो कहाँ के थे, पूरे भारतवर्ष का वर्णन कर रहे हैं, और ये ऐसा लगता है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक का वर्णन तो मिलेगा, लेकिन अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। संयोग ऐसा है, सुखद संयोग कि नागेश भट्ट थोड़ा बहुत अपना परिचय ग्रंथ के या तो अंत में या ग्रंथ के आरंभ में दे रहे हैं। तो ग्रंथ के एक और जो इनका ग्रंथ है शब्देन्दु शेखर, उस शब्देन्दु शेखर जो शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, लघु शब्द शेखर, इनको बहुत सारी पुस्तकें व्याकरण दर्शन पर हैं। मैंने बताया था 47 इनकी पुस्तकें हैं, जिसके कारण हमें कुछ सहायता मिलती है कि कहाँ कहाँ क्या है। और ये कौंड भट्ट जो थे उनके परवर्ती थे, उनके ग्रंथ का काफ़ी अनुकरण किया। कौंड भट्ट भी भट्टोजी दीक्षित के भाई थे, रंगोजी भट्ट, रंगोजी दीक्षित उनके ये पुत्र थे। ये भी बताया जाता है कि कौंड भट्ट आखिर कौन थे, जो इनके पूर्ववर्ती थे, इनसे पूर्व थे। तो कौंड भट्ट के बारे में भी आता है कि भट्टोजी दीक्षित के जो भाई थे और वो रंगोजी दीक्षित के पुत्र थे। और इनके विद्या गुरु के बारे में भी आता है कि इनके विद्या गुरु के विषय में भी इनका परिचय मिलता है कि ये जो भट्ट संप्रदाय जो थे, तो भट्टोजी दीक्षित के पौत्र जो थे हरि दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित के पोते जो थे हरि दीक्षित, तो ये हरि दीक्षित के से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और हरि दीक्षित स्वयं भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, वैयाकरण परम लघु मंजूषा के अंतिम श्लोक में ये लिख रहे हैं कि अधीत्य फणिभाष्याधिम सुधीन्द्र हरि दीक्षितात। तो हरि दीक्षित इन्होंने खुद स्वयं अपने ग्रंथ में वैयाकरण परम लघु मंजूषा के अंतिम श्लोक में लिखा है कि हरि दीक्षित जो थे इनके नागेश भट्ट के गुरु थे, विद्या गुरु थे। नागेश भट्ट ने स्वयं हरि दीक्षित ने भी इन्हें बार बार अंतेवासी कह करके संबोधित किया है। इससे पता लगता है कि हरि दीक्षित इनके नागेश भट्ट के गुरु थे। और हरि दीक्षित भट्टोजी दीक्षित जो थे, भट्टोजी दीक्षित जो वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत जो है ग्रंथ, वो उसमें व्याकरण के ग्रंथ की जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, ऐसे भट्टोजी दीक्षित के ये हरि दीक्षित पौत्र थे और इनके विद्या गुरु थे नागेश भट्ट के। सारे के सारे वंदे गुरु परंपरा जो कहा गया है, इस गुरु परंपरा को ही नमन करते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी जो है ग्रंथ, उसके रचयिता जो भट्टोजी दीक्षित थे, उस भट्टोजी दीक्षित के हरि दीक्षित पौत्र थे और नागेश भट्ट के गुरु थे, जो चर्चा उन्होंने स्वयं की है अपने ग्रंथ में। और साथ साथ हरि दीक्षित ने भी अपना अंतेवासी कह करके नागेश भट्ट को संबोधित किया है। एक और बात भी यहाँ कहना आवश्यक है, जो शब्देन्दु शेखर जो इनका अत्यंत लोकप्रिय और बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ के रूप में भी, गंभीर ग्रंथ के रूप में भी इन्हें माना जाता है, लघु शब्देन्दु शेखर को। तो उसमें उस ग्रंथ के शब्देन्दु शेखर के अंत में एक और बात भी लिखते हैं कि जिससे पता लगता है कि इनकी कोई संतान नागेश भट्ट की नहीं थी। नागेश भट्ट इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं और कहते हैं कि शब्देन्दु शेखरो पुत्रम, शब्देन्दु शेखर जो ग्रंथ था उसी को उन्होंने पुत्र मान लिया। और मंजूषाम चैव कन्यकाम, और मंजूषा जो इनका एक ग्रंथ है मंजूषा, उस मंजूषा ग्रंथ को इन्होंने अपनी पुत्री मान करके स्वीकार किया है। इससे अवगत होता है, इससे ज्ञात होता है कि निश्चित रूप से जो नागेश भट्ट थे उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने स्वयं शब्देन्दु शेखर के अंत में क्या लिखते हैं कि शब्देन्दु शेखरो पुत्रम मंजूषाम चैव कन्यकाम स्वमतौ सम्यक उत्पाद्य शिवयो रड़पितौ मया। इस प्रकार से जो बता रहे हैं कि लघु शब्देन्दु शेखर ग्रंथ को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में मान लिया, अपने ही ग्रंथ को ही पुत्र माना, और दूसरे जो इनकी ग्रंथ मंजूषा है उसको पुत्री के रूप में स्वीकार किया है। और स्वयं उन्होंने शब्देन्दु शेखर में लिखा है, जिससे सिद्ध होता है कि नागेश भट्ट का कोई
उनका कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं और कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने अपने ग्रंथ को ही अपने पुत्र और पुत्री मान लिया। इस प्रकार की भी झलक, निसंतान होने की झलक इससे मिलती है। और प्रयाग के समीप जैसा कि बताया था, श्रृंगबेरपुर के राजा श्री राम ने इनको भरपूर इनकी सहायता की, जिसके इनके ही काव्यों से इनका पता लगता है कि कहाँ इनका कौन कौन सा इनका समय था। और एक और बात भी नागेश भट्ट के बारे में प्राप्त होता है कि नागेश भट्ट 1714 ईस्वी तक ये थे। 1714 ईस्वी में इनको अश्वमेध यज्ञ के समय में जयपुर के राजा जो जय सिंह थे, जय सिंह वर्मा का नाम आता है। ये पीवी काणे जो हैं, पांडुरंग वामन काणे, उन्होंने अपने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में उन्होंने जो दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 वॉल्यूम्स, वो 5 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है वह ग्रंथ। और पीवी काणे जिनको भारत रत्न भी मिल चुका था, ऐसे अद्भुत विद्वान जो पीवी काणे थे, जिन्हें पांडुरंग वामन काणे कहते हैं पूरा नाम उनका। और उन्होंने संकेत दिया है कि इनके अंत समय में 1714 ईस्वी में जयपुर के राजा जो थे जय सिंह वर्मा, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने किया, जिस यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया था, जो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ में इनको नागेश भट्ट को उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया पंडित के रूप में। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया नागेश भट्ट ने। ये 1714 में इसलिए इनकार किया कि उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले चुका हूँ, और एक कैसा संन्यास, क्षेत्र संन्यास ले लिया हूँ। क्षेत्र संन्यास क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में वो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, उसके बाद किसी अन्य क्षेत्र में वो फिर नहीं जाते हैं। इससे पता लगता है कि 1714 तक वो संन्यास ले चुके थे। जैसा कि पीवी काणे ही रेफर्स इन हिज ओन बुक द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, उन्होंने साफ क्लियर किया है, इंडिकेट किया है कि ये 1714 में जब इनको इनवाइट किया गया अश्वमेध यज्ञ के लिए, और राजा जय सिंह वर्मा जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने जब बुलाया अश्वमेध यज्ञ में, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है, मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार की बातें हमें कुछ तो बातें, अधिकतर बातें तो इन्हीं के ग्रंथ से हमें संप्राप्त हुआ है कि इनके जीवन का दर्शन क्या है, इनकी माता का नाम क्या है। इनके पिता शिव भट्ट थे, माता सती थी, ये पता लगा है। इनकी कोई संतान नहीं थी, ये भी पता लगा, जो शब्देंदु शेखर ग्रंथ से पता लगता है। उन्हीं को शब्देंदु शेखर ग्रंथ को पुत्र और मंजूषा ग्रंथ को पुत्री मान लिया। और श्रृंगबेरपुर के जो राजा थे राम जी, उनके आश्रय में रहते थे, आश्रित थे। और नागेश भट्ट की एक और बातें भी इन्हीं के ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा के अंत में लिखे हुए एक पंक्ति से सिद्ध होता है कि नागेश भट्ट ने न्याय दर्शन का विशेष अध्ययन करने के लिए राम भट्ट के पास गए थे। तो ऐसा भी पता लगता है कि राम भट्ट से इन्होंने न्याय सीखा और कई विषयों के ये महारत थे, हासिल की हुई थी। अब मैं इनके ग्रंथ के बारे में बता करके समाप्त करूंगा। इन्होंने 47 इनके टोटल इनके ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, जिसका मैं परिगणन कराऊंगा स्पेशली उनके लिए जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए, कि इनकी ऑफ्रेक्ट नाम से ऑफ्रेक्ट ने नागेश भट्ट की कृतियों के रूप में निम्न ग्रंथों का उल्लेख किया है, 47 ग्रंथों का, जिसका मैं बताऊंगा। यह जो हमारे गुरुदेव थे प्रोफेसर कपिलदेव शास्त्री जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में थे, तो उनके परम लघु मंजूषा का जो प्रमाणिक टीका है उसमें उन्होंने भूमिका में भाग में लिखा है, और उसी को मैं बता रहा हूँ कि कितने हैं और कौन कौन से ग्रंथ इनके कहाँ कहाँ हैं। तो अलंकार सुधा कुबलयानंद एक है उनका ग्रंथ, अष्टाध्यायी पीठ भी है, आचार्येंदु शेखर है, और उसके बाद अशौच निर्णय है। इसका मतलब यह हुआ कि वे धर्मशास्त्र पर भी उनकी पकड़ थी, धर्मशास्त्र ग्रंथों के विषय में भी लिखा।
और इष्टि काल निर्णय भी उनका है, काल निर्णय। और कात्यायनी तंत्र, बहुत बड़े तांत्रिक थे ये नागेश भट्ट। इसका भी हमें ज्ञात होता है कि बहुत बड़े स्कॉलर के साथ साथ ये तांत्रिक भी थे, जिसकी फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग जो प्रोफेसर डॉक्टर गौरीनाथ भट्टाचार्य या गौरीनाथ शास्त्री, कई नाम से जाने जाते हैं, गौरीनाथ कई बार गौरीनाथ भी लिखते हैं। तो गौरीनाथ जी की जो पुस्तक है, गौरीनाथ शास्त्री जी की द फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, जो हम लोग जब एमए में थे तब पढ़ते थे, तो डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ता है, ऐसे महत्वपूर्ण उनका वह ग्रंथ है। उन्होंने भी इस चीज़ को सिद्ध किया है कि नागेश भट्ट ने तंत्र शास्त्र के आधार पर भर्तृहरि के मत में वाणी को, परावाणी को ही डालने का प्रयास किया। वो तंत्र शास्त्र से प्रभावित थे और सच में ये तांत्रिक थे, जिसके इनके ग्रंथों के संदर्भ से पता लगता है कि इनका जो कात्यायनी तंत्र भी इनका ग्रंथ है। काव्य प्रदीपोद्योत, प्रदीप और उद्योत जो इनकी टीका है, प्रदीप और उद्योत टीका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महाभाष्य की टीका। तो प्रदीप और उद्योत टीका भी है इनकी। और उसके बाद इनके रंग रस गंगाधर पर भी टीका लिखा, जो साहित्य का बहुत बड़ा मर्म है। ये साहित्य के बहुत बड़े ग्रंथ हैं, रस गंगाधर, वो टीका भी लिखा। और गुरु मर्म प्रकाशिका नाम से है। चंडी टीका भी है, अथवा देवी महात्म्य टीका। तो इस प्रकार से इन्होंने हर पक्षों को स्पर्श किया। और चंडी स्तोत्र प्रयोग विधि भी है, चंडी स्तोत्र प्रयोग विधि। तर्क भाषा जो न्याय दर्शन का ग्रंथ है, जो केशव मिश्र की रचित जो तर्क भाषा है, उस पर भी उन्होंने कमेंट्री लिखी। युक्ति युक्तावली टीका है। तात्पर्य दीपिका है। तिंगंत संग्रह भी है, जो व्याकरण का ग्रंथ है। तिथिंदु शेखर भी है और तीर्थेंदु शेखर भी है, शेखर के नाम से बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इसलिए उन्होंने शब्देंदु शेखर को ही अपना पुत्र मान लिया। और एक है त्रिस्थली सेतु, ये एक ग्रंथ उनका महत्वपूर्ण है, त्रिस्थली सेतु। और धातु पाठवृत्ति, रेणनी, वादार्थ, पदार्थ दीपिका, परिभाषेंदु शेखर, जिसकी चर्चा मैंने की है। परिभाषेंदु शेखर हम लोग एमफिल में थे तो गुरुवर प्रोफेसर भट्टाचार्य जी से, गुप्तिका मोहन भट्टाचार्य जी से पढ़ते थे हम लोग। और पातंजल सूत्र वृत्ति भी है, पातंजल सूत्र वृत्ति, भाष्य, छाया, व्याख्या भी है। प्रभाकर चंद्र तत्व दीपिका टीका भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। प्रयोग सरणी भी है, सरणी मार्ग को कहते हैं कि प्रयोग मार्ग क्या है। और प्रायश्चितेंदु शेखर भी है। ये सारा का सारा कभी कभी लगता है कि कितना उन्होंने काम किया होगा। और प्रायश्चितेंदु शेखर सार संग्रह भी है। और महाभाष्य प्रदीपोद्योत की टीका तो बताया ही था। रस तरंगिणी टीका भी है। और इनके इतने पर ही नहीं विराम लेते हैं। रस मंजरी प्रकाश है, रामायण टीका है। ये रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, उस पर भी इन्होंने कमेंट्री लिखी, जो अब तक मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। लक्षणा, उसके बाद लक्षणा रत्न मालिका भी है। विषम पदी शब्द कौस्तुंभ टीका है। वेद सूत्र भाष्य भी हैं। और वैयाकरण कारिका, वैयाकरण भूषण और वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा है। न्याय सूत्रेंदु शेखर है। शब्द रत्न है। शब्दांत सागर समुच्चय ग्रंथ भी है। सुप्तिगंत सागर समुच्चय, शब्देंदु शेखर। संस्कार रत्नमाला, लघु सांख्य सूत्र वृत्ति, सारपिंड्य मंजरी और सामपिंड्य दीपिका। स्फोटवाद जो इनका बहुत बड़ा ग्रंथ है, स्फोटवाद। और नागोजी भट्ट भी नागेश भट्ट को कहते हैं, तो नागोजी भट्टीय भी है। इनके 47 मैंने बताया था इनके ग्रंथ हैं। इन्होंने एक चीज़ पर कलम नहीं चलाई, इन्होंने धर्मशास्त्र के भी ग्रंथ लिखे, जैसा कि बताया था मैंने, गिनती कराई थी। और काव्य शास्त्रों पर भी इन्होंने काफ़ी अपना काम किया, रसगंगाधर आदि पर, न्याय पर भी, योग पर भी, व्याकरण पर, ज्योतिष पर, मीमांसा ग्रंथों के ऊपर, स्तोत्र इत्यादि अनेक विषयों के ग्रंथों के ये लेखक रहे हैं। और नागेश भट्ट का यह जो परम लघु मंजूषा जो हम लोगों ने
इसे पढ़ी थी, तो एमए में पढ़ी हैं परम लघु मंजूषा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस प्रकार से इनका जो ग्रंथ है कब कब प्रकाशित हुआ उसका भी लिस्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता है कि कब का है ये। तो ये सारा का सारा इंडिकेट हमारे प्रोफेसर जो कपिल देव शास्त्री जी थे हमारे गुरुदेव, उन्होंने पूरा इंडिकेट किया हुआ कि लघु शेखर 1721 से पूर्व का है। कब कब का कौन से ग्रंथ हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक बार फिर से इनके ग्रंथों को के विषय में मैंने बता दिया। और नागेश भट्ट एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ के बहुत बड़े लेखक हैं, और उतना ही नहीं, इनका जीवन वृत्त जितना जैसा है उतना वैसा ही इनकी कृतियां हैं। यदि इनको नागेश भट्ट को व्याकरण दर्शन से पृथक कर दिया जाए, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया, तो व्याकरण दर्शन का ग्रंथ शून्य सा हो जाएगा, खाली पड़ जाएगा। और इस प्रकार से इनकी कोई संतान नहीं थी जिसका उन्होंने लघु शब्द उन्होंने अपने ग्रंथ में ही इसका संकेत दे दिया है उन्होंने कि क्या क्या स्थिति थी। शब्देन्दु शेखर ही इनके शब्देन्दु शेखर के अंत में लिखा है कि मेरा ग्रंथ मेरा पुत्र है और मंजूषा मेरी पुत्री के रूप में है। ये सारा का सारा उन्होंने दिया। और भट्टोजी दीक्षित जो सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं, रचयिता हैं, उनके पौत्र थे हरि दीक्षित। हरि दीक्षित के ये शिष्य रहे हैं नागेश भट्ट, और पूरा का पूरा इन्होंने वर्णन दिया है। और कौंड भट्ट के परवर्ती थे। कौंड भट्ट के तो कई पंक्ति का पंक्ति इन्होंने नागेश भट्ट ने ज्यों का त्यों उन्होंने उठा करके इसमें डाला हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि ये कौंड भट्ट के परवर्ती थे। और इतना बड़ा ग्रंथ लिखना, जो महाराष्ट्र में जन्म लेते हैं और उत्तर प्रदेश के राम जी जो थे श्रृंगबेरपुर के राजा, उनके अधीन में काम करते रहे, बहुत सारा काम किया इन्होंने। और नागेश भट्ट का इतना बड़ा योगदान है कि धर्मशास्त्र हों या वो फिर साहित्य काव्य शास्त्र हों, और व्याकरण दर्शन के तो थे ही, न्याय दर्शन का हों, न्याय के भी इनके न्याय में भी इनके गुरु थे। उन्होंने अध्ययन किया उनसे, इसका भी उन्होंने यत्र तत्र उल्लेख किया है, अपने ग्रंथों में ही उल्लेख करते हैं ये कि मेरे कौन कौन से गुरु थे, क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ किससे अध्ययन किया। तो ये सारा का सारा व्याकरण दर्शन के मर्मज्ञ उद्भट विद्वान नागेश भट्ट को मैं कोटिशः नमन करता हूँ कि बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था। 47 बुक्स और व्याकरण दर्शन की ही नहीं, विविध ग्रंथों पर इन्होंने टीका टिप्पणी की। और इनकी एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कहकर समाप्त करूँगा। लोगों का, विद्वानों का कंठाभूषण बना हुआ है कि महाभाष्ये पातंजलि महाभाष्ये कृत भूरि परिश्रमः, इन्होंने स्वयं लघु शब्देन्दु शेखर में लिखा है, जिन्हें लोग कंठाभूषण बना करके इनका प्रयोग सतत प्रयोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे विद्वान को कोटिशः नमन करते हुए समाप्त करने से पहले, काफ़ी लोग बहुत देर से जुड़े हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं। पेहवा से भी महेंद्र जी भी जुड़े हुए थे, पत्रकार। उसके बाद अनिल गुप्ता जी को भी नमन करता हूँ, बराबर देखते रहते हैं, सुनते हैं। और एक हमारा विद्यार्थी रामचंद्र पटवारी भी अभी विदेश से सुन रहे थे, जुड़े हुए थे, और उनका रात्रि का समय होगा इसीलिए अभी हट गए हैं। तो हमारे शिष्य रहे हैं डीएवी कॉलेज नन्योला में। मैं रामचंद्र पटवारी से रिटायर हुए हैं, ऐसे में अपने शिष्य को आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे सहपाठी भी हैं डॉक्टर बिहारी लाल पटेल, ये भी सतत श्रवण करते रहते हैं। तो उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ भाई को कि वो उड़ीसा से लाइन में जुड़ जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी, दिनेश झा जी भी हैं। इन सब को मैं कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।